जीएसटी का सबसे पहले रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था? बोलिए। विजय केलकर समिति थी शायद। हाँ, चिलैया कमेटी का नाम सुना था ना। ये प्रस्ताव जो है ये आपका अगर देखा जाए तो मनमोहन सरकार में ही दिया गया था, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में पहली बार दिया गया था। अब वही मुद्दा है कि वो तो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे कि वो पास करना चाह रहे थे तो ये लोग विरोध कर रहे थे, और ये लोग मेजोरिटी में आ गए हैं तो ये लोग सब पास कर रहे हैं, अब वो लोग विरोध कर रहे थे। मतलब दोनों का काम वही है कि एक दूसरे को रोकना। ठीक है, तो अब वही सारी चीजें थी, तो इसलिए इसे जो प्रावधान किया गया था इसको किया गया है लास्ट में जाके। और जब लास्ट में जाके किया गया तो इसका जो मेन आएगा नाम विजय केलकर आएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का जो तरीका है उसमें स्टेटमेंट बनेगा कि ये कब पास हुआ, किसकी समिति से इसका रिकमेंडेशन गया, इसमें कौन कौन से कर जोड़े गए हैं, और यह अगर देखा जाए तो लोकसभा में कब पारित हुआ, क्या दर है, और जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में लगभग कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ये सारी चीजें आएंगी। तो जो डेटा है सब डेटा, बस खाली केवल बजट पास हो जाने दो, बस केवल बेसिक चीजें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग एग्रियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय यूरिया नीति, तो इसको जल्दी से कर लिया जाए, उसके बाद तो फिर हम देखते हैं। लिखिएगा, जीएसटी भारत में एक कर प्रस्ताव है। The goods and service tax is a tax proposal in India. जीएसटी भारत में कर प्रस्ताव है जिसकी सिफारिश The goods and service tax is a tax proposal in India. जीएसटी भारत में कर प्रस्ताव है जिसकी सिफारिश विजय केलकर के द्वारा की गई थी। विजय केलकर के द्वारा की गई थी। जीएसटी tax is a tax proposal in India which will emerge after merging many of the state and central level indirect taxes, many of the state and central level indirect taxes on the recommendation of विजय केलकर। आप लोग लिखिए, जीएसटी भारत में कर प्रस्ताव है जिसकी सिफारिश विजय केलकर के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर एकल वैट बनाने की सलाह दी गई। एकल वैट बनाने की सलाह दी गई। एकल वैट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जी। एकल वैट का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने देखा था वैट कैसे बनाया गया था, वैट तो राज्य सरकार ने बनाया था। ठीक, तो वैट में क्या था कि मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स लगते थे, तो उसमें एकल में कहा गया कि वैट में जो कहा गया कि जो ढेर सारे मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स लग रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके राज्य एक कर बना दे, वैट। ठीक है, तो अब जीएसटी में क्या हुआ कि केंद्र एवं राज्य दोनों के कुछ अप्रत्यक्ष करों को, सभी करों को मिलाकर एक क्या है, ये भी तो वैट ही है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, एकल वैट बनाने की सलाह दी गई। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या है, पॉइंट में लिखिए। अब आप लोग, सलाह दी गई, अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा एंट्री दे दीजिए, बंदे वेट कर रहे हैं। सर एंट्री दे दीजिए। सर के पास अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास नहीं कुछ, हम सिर्फ पढ़ाने बैठे, हमको कुछ मालूम नहीं है यार। अब वही सब बैठे हुए हैं लोग। धर्मेंद्र सर से संपर्क करिए। धर्मेंद्र सर,
नहीं है। आगे बढ़िए आप लोग। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा अंग्रेजी वाले लोग आज थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं मिल पाया, हम नोट्स बना नहीं पाए अंग्रेजी वाला। ठीक है, तो हम हिंदी बोलेंगे तो कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनको हम कर देंगे, तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा। पॉइंट में लिखिएगा, यह एक मूल्य वर्धित कर होगा। मूल्य वर्धित का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। यह एक मूल्य वर्धित कर होगा, इतना अगर हम बोलेंगे तो इतना तो आप भी लिख सकते हैं। दिस विल बी, सर मेन वर्ड्स इंग्लिश में बोल दीजिए, बाकी लिख लेंगे। हाँ ठीक है। यह एक मूल्य वर्धित कर होगा। मूल्य वर्धित का मतलब वैट, अर्थात मीन्स इसमें वैट के प्रकार के करों के, इसमें वैट के प्रकार, इसमें वैट प्रकार के करों के सारे गुण और लाभ शामिल होंगे। यानी इट्स अ टाइप ऑफ वैट and it include all advantage and limitation। जैसे बैट में होता है उसी तरह से इसमें भी गुण और जो लाभ हैं वो शामिल होंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह एक बार पूरे, फर्स्ट पॉइंट हिंदी में रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। अर्थात इसमें वैट के, अर्थात इसमें वैट के प्रकार के करों के, अर्थात इसमें वैट के प्रकार के करों के सारे गुण और लाभ शामिल होंगे। जिस तरह सर हाँ, अगर लिमिटेशंस रखना है ना वहाँ पर, तो यहाँ पे सीमाएं लिखना चाहिए, और अगर लाभ रखा है तो वहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट लिख लीजिए, अब उतना तो कर सकते हैं, वो बेनिफिट लिख लीजिए। नहीं बात वो नहीं है, वो तो कर ही लेंगे, मतलब एक वर्ड होना चाहिए ना, तो उसी को हम लोग कर लेंगे। हाँ तो आप बेनिफिट लिख लीजिए। सर जी सर हिंदी वाला सेंटेंस, सर अभी सर हिंदी वाला सेंटेंस पूरा एक बार में बोल दीजिएगा सर, ताकि हम लोग ट्रांसलेट कर ले। वैसे अच्छा ठीक है, कितना लिखिएगा निकला सर अभी? बस थोड़ा सा। ठीक है, लिखिए। एंट्री के लिए लटके हुए थे, वो एंट्री नहीं दे रहा था। लिखे, यह एक मूल्य वर्धित कर होगा, अर्थात इसमें वैट के प्रकार के करों के सारे गुण और लाभ शामिल होंगे। लाभ शामिल होंगे। आगे बढ़े। जी सर। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह पूरे देश में समरूपता के साथ, यानी समान रूप से, इक्वल, यह पूरे देश में समरूपता के साथ एक ही दर पर लागू किया जाएगा। एक ही दर पर लागू किया जाएगा। समरूपता के साथ एक ही दर पर लागू किया जाएगा। ठीक, अब नोट करके पॉइंट में लिखिएगा, नोट। अंग्रेजी वाले लोग लिख लिए हैं ना पूरा? जी सर। ठीक है, अगर गलती किए हैं तो हम फिर से बोल दे रहे हैं। इट विल बी इम्पोज्ड ऑल ओवर द कंट्री विद द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ रेट एंड विल रिप्लेस्ड मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। मतलब ये क्या करेगा कि पूरी तरह से समरूपता के साथ लागू होगा, और जो छोटे छोटे अप्रत्यक्ष कर हैं राज्य के और सेंट्रल के, इन दोनों को क्या कर देगा, रिप्लेस करके एक नए कर के रूप में क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जीएसटी। अब ध्यान रखिएगा, इसके 5 स्लैब लिखिएगा। जीएसटी के 5 स्लैब हैं। कितना कितना है सर? एक डाउट आ रहा है मुझे। बोलिए सर जो मतलब आप जो पॉइंट बोल रहे हैं उनकी भाषा कुछ इस प्रकार की है कि जैसे ये जीएसटी आने के पहले की भाषा हो। हाँ,
उस समय 5 स्लैब तो बने नहीं होंगे सर। स्लैब अभी हम जीएसटी आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटी आने के वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे हैं। जब जीएसटी आया था तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए ना। तो अगर बैकग्राउंड पता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन, क्योंकि अगर देखिए अगर जीएसटी को, जैसे हमने क्या कहा, अगर जीएसटी को हम डिस्क्राइब करें तो बात तो फिर वही आएगी ना कि हाँ कौन कौन से कर सम्मिलित किए गए हैं। हम बैकग्राउंड अभी चल रहे हैं। ये सर क्या विजय केलेकर समिति की सिफारिशें हैं क्या ये? बिल्कुल हैं। विजय केलकर की समिति की जो सिफारिश है उसी के आधार पर आगे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और जब लागू हुआ है तो उसके बाद इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े जाएंगे, ये सारी चीजों को आप लिखेंगे ना। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर बैकग्राउंड अगर नहीं पता रहेगा तो आगे क्या करेंगे। आगे तो बस आपको इतना याद रखना ना कि हाँ अभी इसमें इतना परसेंट हो गया, अभी इसमें इतना परसेंट हो गया, अभी इसमें इतना परसेंट हो गया। तो बैकग्राउंड तो आपको जानना जरूरी है। ये कंफर्म करना था, ये समिति की सिफारिशें लिखवा रहे हैं ना आप अभी? हाँ ठीक है। अब आप लोग इस पे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में जीएसटी, स्लैब लिखवा रहे थे ना? हाँ तो स्लैब अभी लिखवा दे रहे हैं, नहीं तो फिर बैकग्राउंड में चला जाएगा। लिख लीजिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी लागू करने के लिए सर वो जो भी होस्ट ने प्लीज एंट्री दे दीजिए, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। मैम हमारे पास पता नहीं इसमें। सर वो जो भी एंट्री दे रहे हैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट है कि एंट्री दे दीजिए। अच्छा ठीक है। 10 मिनट करीब मैंने वेट किया, उसके बाद जब लिखा है तब मुझे एंट्री मिली। तो आप कोई मैसेज कर दीजिए जरा। सर अभी कितनी लाइनें छोड़ दें ऊपर, जितना आपने बोला है वो कितनी लाइनों का है? 7-8 लाइनें छोड़ दी, ज्यादा नहीं है। हाँ 7-8 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद तो फिर आगे बढ़। ठीक। अगर नेटवर्क इश्यू है तो फिर किसी और को होस्ट बना दे। उनकी आईडी कोई दूसरा यूज कर रहा है, रेवाड़ी में इंटरनेट बंद है आज। अच्छा रुकिए, कल हम देखते हैं, कल हम ले लेते हैं। आप बन जाए करिए सर होस्ट। चलिए देखते हैं, अभी कल तो थे शायद, धर्मेंद्र जी हैं इसी पे। चलिए अच्छा ठीक है, आ गए हैं बाकी लोग ने? जी सर वेट कर रहे हैं, अभी वो एंट्री नहीं मिली है। अभी लोग करते क्या है, हम कितना देर पढ़ाएं, आधा लोग तो एंट्री कराते कराते 7 बजा देते हैं। आप नहीं कॉल सर, करिए। 10 मिनट मैंने भी वेट किया है, मुझे भी 10 मिनट के बाद लिंक आने से विदिन 30 सेकंड मैंने लिंक ज्वाइन किया है, मतलब भेज दिया, लेकिन अभी नहीं हो पाया। तो उनको कांटेक्ट करिए तुरंत, क्योंकि हम तो रोज 7:45 तक तो आप लोगों को एक्स्ट्रा ही पढ़ाते। कॉल करिए सर, आप लिखवा लीजिए, नोट्स दे दो, फिर हो जाएगा, फिर जब भी जो भी होगा। ठीक है। अच्छा चलिए आगे लिखेंगे, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। संविधान के अनुच्छेद 279 में संशोधन कर 279A का निर्माण किया गया। 279A का निर्माण किया गया। अच्छा ये बताइए, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? कोई बताएगा? फ्रांस। हाँ फ्रांस है। ठीक है। पाकिस्तान में 14 साल पहले से ही जीएसटी लागू थी, हम लोग हल्ला कर रहे थे। चलिए आगे लिखेंगे, पॉइंट में लिखेगा, जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा
जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा तथा 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हुआ। जिस पर 8 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। 3 डेट है। जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा तथा 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पारित हुआ, जिस पर 8 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि जैसे केंद्र राज्य सरकार को जो जीएसटी लागू हो जाएगी तो इसका मतलब कि जो राज्य का पैसा है वो कहां जाएगा? केंद्र जाएगा। तो अगर इस पैसे से जो कार्य हो रहे थे राज्य में, ये जो राज्य को मिल रहा था जीएसटी लागू होने से पहले राज्य को ही मिल रहा था ना, राज्य का जो स्टेट का टैक्स था। ठीक है। तो अगर जीएसटी लागू हो जाने के बाद राज्य का नुकसान होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि उस पैसे से जो कार्य चल रहे थे अगर वो रुक रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जो इन्वेस्ट कर चुकी है राज्य सरकार कि हाँ इसमें 5,000 करोड़ लगेगा और हमारे पास हमने जुगाड़ बना लिया था कि हमारे पास आ रहा है और हमें मालूम है फ्यूचर फोरकास्टिंग कि हमारा स्टेट का टैक्स इतना आ रहा है, हम इसको हर महीना इतना देते रहेंगे। लेकिन जब से जीएसटी लागू हो जाएगी, अगर मान लीजिए काम रुक जाएगा तो इसका मतलब राज्य का नुकसान होगा, और अगर राज्य का नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली थी क्या कि राज्यों को, लिखिए, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार 5 वर्ष तक 100% करेगी। 100% करेगी। ठीक है। अब हम आते हैं जीएसटी के स्लैब में कौन कौन से कितने स्लैब हैं। जीएसटी बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, ये कैसे करेंगे? देखिए क्या है, हमने अभी क्या बताया, हमने ये कहा देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोई काम चल रहा है, राज्य सरकार ने मान लीजिए कि क्या करना शुरू कर दिया है, मान लीजिए ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है, मान लीजिए कोई कंपनी बना रही है सरकारी, तो उसमें अनुमानित लागत 5,000 करोड़ है। ठीक, अनुमानित लागत 5,000 करोड़ है। तो सरकार को मालूम है कि जीएसटी जब लागू नहीं थी तो जितने भी राज्य में उत्पादन होते थे, जो सारी चीजें होती थी, उसकी वसूली कौन करती थी? राज्य सरकार। तो इसका मतलब कि उसे केंद्र से उतना मांगने की जरूरत नहीं, उसने अपना वो खाका बना लिया, फॉर्मेट बना लिया कि हर साल हम इनको 1,000 करोड़ रुपया देते जाएंगे और उधर ब्रिज पे देना है, इधर फैक्ट्री पे देना है। लेकिन 1 जुलाई 2017 से जब लागू हो जाएगी जीएसटी, तो जो हमने एस्टीमेट बनाया था कि हमको इतना टैक्स मिला, हम 1,000 करोड़ उनको देंगे, इतना उनको देंगे, कहाँ मिलेगा? तो ये हुआ कि अगर राज्य का कोई काम रुक जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी 5 साल तक गवर्नमेंट कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी कि आप जीएसटी हमको वसूलने दीजिए, ये जो काम चल रहा है इसकी पैसे की भरपाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, हम देंगे। क्लियर? तो अब स्लैब में आएंगे। 5 प्रकार के स्लैब हैं, लिखिएगा। 0% जीरो तो याद रखिएगा, 0 छोड़ देते हैं, गलती ना करिएगा। 0, 5%, 12%, 18% और 28। 0, 5, 12, 18, 28। अगर मान लीजिए जीएसटी की चोरी की जाए तो क्या प्रावधान? ध्यान रखिएगा, जीएसटी की चोरी करने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया।
जीएसटी की चोरी करने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब ये बताइए कि जो जीएसटी बिल बनाया गया था कि कैसे लगेगा, क्या कि 5%, 0%, 18%, 28%, ये जो पूरा फॉर्मेट था, यानी कि जीएसटी जो बिल है इसका फॉर्मेट तैयार करने वाले कौन थे? तो इसको लिख लीजिएगा, जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष, कमेटी होती है समिति का मतलब, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता थे। सर नाम रिपीट करना एक बार। असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कोई बताएगा? लिख लीजिए, असम। लागू करने वाला, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम था। और अंतिम कौन है? जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर। राजस्थान है क्या? अच्छा, जम्मू नहीं नहीं, कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य है, असम, और अंतिम जो राज्य है केंद्र वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 100%, यानी कि हमने देखा कि हमारे भारत में जो टोटल पैसा आ रहा है, तो यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है, क्या कि 100% में कितने परसेंट पे कितना परसेंट लागू, मतलब कि 100% कमाई में 28% वाला कितना इनकम दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो 28% दर वाली कुल वस्तुएं हैं उनका प्रतिशत 19 है, यानी 19% ओवरऑल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें जो लग्जरियस गुड्स हैं टोटल मिला के 100 में कितनी है? 19%। तो अब यहां पर पॉइंट में लिख लीजिएगा कि 28% दर वाली कुल वस्तुओं का परसेंटेज 19% है। मतलब 100% जो वस्तु हैं उसमें लग्जरियस गुड्स, क्योंकि लग्जरियस गुड्स पे ही 28% लगेगा। ठीक है, तो लग्जरियस गुड्स की जो संख्या है वो 19% है, 19%। 19%। अब ये बताइए, जीएसटी में लगभग कुल कितने इनडायरेक्ट टैक्स सम्मिलित किए गए हैं? जीएसटी में कुल लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्स, केंद्र एवं राज्य के मिला के 17 इनडायरेक्ट टैक्स, 17 सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और देखिए जो भी परिवर्तन होगा इसमें, क्योंकि अभी जब बजट पास होगा तो जीएसटी का भी प्रावधान इधर उधर होगा ही, क्योंकि टैक्सेशन की पॉलिसी है ये, तो इसका प्रावधान इधर होगा, तो हम लोग इसको जो आंकड़ा होगा उसको विधिवत वहां पर हम लोग देखेंगे। अब आते हैं, क्लियर? इसमें कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है? क्योंकि ये देखिए हम केवल आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ाएंगे जब आपका बजट पास होगा तब। क्लियर? ठीक है, इसको विधिवत अच्छी तरीके से जो बेसिक चीजें हैं वो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कब पास हुआ, कौन सा राज्य लागू करने वाला है, किसकी समिति से पास हुआ, किसकी सिफारिश से पास हुआ, इसका फॉर्मेट कौन बनाया, तो इनकी सारी चीजें। हाँ बोलो। सॉरी सर, बट अगर जो जीएसटी है जस्ट इसको रखा गया अप्रत्यक्ष कर में, ठीक सर, लेकिन ये जब भी कोई सी भी वस्तु या सेवा को कंजप्शन किया जाता है तो वहां पर इनवॉइस में डायरेक्ट लिखा हुआ आता है। हाँ, क्या लिखा आता है? तो इज दैट लाइक ये डायरेक्ट कर हुआ हमारा? तो ये तो प्रत्यक्ष हुआ कि हमारे सामने
सर हमारे सामने काटा जा रहा है क्या CGST और SGST लिखा हुआ था बराबर वहां पे? तो लिखा जा रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए अब सरकार थोड़ा पारदर्शिता ला रही है, आपको बताती है कि हाँ देखिए उसमें CGST SGST दोनों लिखा रहता है। तो सेंट्रल GST और स्टेट GST वो बता देती है कि देखिए इसमें इतने पैसे में राज्य सरकार के, आपके सरकार का इतना हिस्सा है, हमारा इतना हिस्सा है, दोनों मिला के हम ले रहे हैं। और एक और पॉइंट होता है जिसपे 0 लिखा रहता है, ठीक है। 0 इसलिए लिखा रहता है कि कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो 2-4 रुपया वो भी जोड़ देंगे। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि उसमें क्या है, तरीके से प्रत्यक्ष हो गया ना सर, वो तो दिख रहा है ना सामने। आपका नाम क्या है उसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इक्वल टू GST। आपको कहाँ मिलता है, जब आप लेते हैं कोई सामान लेते हैं तभी तो बिल मिलता है। सर एक बार मैं एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ बोलिए जी, हाँ बोल दीजिए। अजय जी देखिए सुनिए, आप ये बोल रहे हैं ना कि जब भी हम इनवॉइस लेते हैं, मतलब आप जब भी किसी भी सामान को खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है, ठीक है, बीजक मिलता है, उसमें आपका GST लिखा हुआ रहता है। एकदम आपकी बात सही है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर का सर ने मतलब क्या बताया, जिसका भार, जिसका बर्डन आप पर पड़े। आप जैसे ही मान लीजिए कि आप एक सेलर हैं, ठीक है, रिटेलर वाले हैं, आप गए थोक व्यापारी के पास, सामान को ले आए, खरीद लिया आपने, इनवॉइस प्राइस आपको मिल गया, उसमें GST लिखा हुआ है, आप वहां पर पैसे जरूर देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, उस सामान को मार्केट में बेचेंगे। तो जैसे ही आप सामान को मार्केट में बेचेंगे तो जो कस्टमर होगा आप उससे GST वसूल कर लेंगे, क्योंकि आप पर इसका बर्डन नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज आपने थोक व्यापारी यानी कि होलसेलर को तो दिया, लेकिन आपने किससे ले लिया? आपने कस्टमर से ले लिया, जिसने उसको यूटिलाइज या कंज्यूम या उपभोग किया था। मैं क्लियर? तो ये इसलिए इनडायरेक्ट होता है, जिसका बर्डन आप पर नहीं पड़ा, क्योंकि आपने किसी और को वो बेच दिया। और सर ने क्लाइंट बोली थी कि अगर हमारे, समझ गए ना? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। अच्छा, अरे भाई उस पे सीधी सादी बात है, देखो जो लिखा हुआ है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीधे सीधे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो सर्विस लेते हो ना, तो आपको तो हमने कहा ना, टोटल टैक्स बियर बर्डन किसके पास है? थर्ड पर्सन जो उपभोग करेगा उसी को पाएगा। तो आपने उपभोग किया तो उपभोग किया, तो चाहे वस्तु का किया चाहे सेवा का किया, बात दोनों एक ही है, बस, ठीक है। चलिए अब देखिए कि अब हो रहा है पंगा क्या हो रहा है कि राज्य सरकार का सारा पैसा वसूल के ले गई। जो नेटवर्क नहीं आ रहा सही है आपका, ठीक है, आपकी आवाज भी फंस रही है थोड़ा सा। देखिए मुद्दा क्या हुआ कि अब सारा टैक्स वसूल लिया गया, अब गया कहां? केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास जब गया तो स्थिति ये आएगी कि अब इसके बंटवारे में बड़ी दिक्कत हो, ठीक है। बंटवारे में दिक्कत क्या होगी कि बंटवारा ये, अब जैसे मान लीजिए कि सरकार हाईवे तो उत्तर प्रदेश में भी बना रही है, दिल्ली में भी बना रही है, तो क्या हाईवे का प्रयोग केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं? केवल जैसे दिल्ली वाले ही केवल हाईवे चल रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में जितने हाईवे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी तो सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लिए तो है, ठीक। और उसको बनवाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कर वसूला जा रहा है, तो इसका मतलब कि उस वहां से जो कर वसूला जा रहा है वहां उत्तर प्रदेश के जनता भी तो कर दे रही होगी ना उस टोल टैक्स पे। तो इसका मतलब कि अगर वो जनता टैक्स दे रही है तो जब बजट पास होगा तो क्या उस जनता का उस टैक्स में हिस्सा नहीं है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कराओ, क्योंकि हमसे आधा पैसा वसूल के तो हमें से जा रहा है, हर चीज की बात आती है। तो यहाँ पर मुद्दा गड़बड़ाए न, इसीलिए संविधान में जो संविधान लिख रहे थे बुजुर्ग लोग अपने, उन्होंने पहले से समझ लिया था कि झगड़ा करेंगे जरूर, क्योंकि बंटवारा बिना तीसरे के खड़े हुए नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो हैं बड़े वाले भैया, ये हैं छोटे वाले भैया, तो दोनों लोग लड़ेंगे जरूर, राज्य और केंद्र दोनों लोग लड़ेंगे जरूर बंटवारे वाले मैटर पे। तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे एक आयोग यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ही स्थापना कर दी, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, ठीक। और उस फाइनेंस कमीशन को यही काम दे दिया गया कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैसे करना है, कितना देना है, ये कौन डिसाइड करेगा?
ये करेगा वित्त आयोग, लेकिन क्या है, सिफारिश करेगा, इसका बंटवारा करेगी हमेशा कौन, संसद करेगी। तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है ये जाके इकट्ठा हुआ है केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार हर साल जब वो होता है तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 साल पे, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब वित्त आयोग का जो कार्य है वो बस इतना है कि हाँ राज्य सरकार को कितना देना चाहिए, ठीक है, केंद्र को कितना % लेना चाहिए। तो लगभग 40 से 45% ये डिसाइड कर दिया गया है कि जो भी टैक्स होगा उसमें से लगभग 49% तक जाएगा किसको, राज्य सरकार को। तो सीधे लड़ाई, ममता बनर्जी लड़ रही हैं बंगाल की, क्यों, क्योंकि अभी जीएसटी 2 साल की नहीं दिए हैं वो, तो 65,000 करोड़ है। तो अब ये बताइए कि एक देखा जाए तो संविधान के हिसाब से ममता बनर्जी भी तो सही है, क्यों, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना अधिकार मांग रही है ना कि हमारा जो टैक्स है पुराना वाला जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसको हमको दिया जाए, क्योंकि हमको जरूरत है। सरकार ने कहा था कि हम 5 साल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारा काम रुक रहा है। तो अब उन सारी चीजों का सलूशन निकालने के लिए क्या किया गया, अब बनाया गया क्या, एक वित्त आयोग। आप लोग हेडिंग डालेंगे फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, वित्त आयोग। ठीक, वित्त आयोग हेडिंग डालेंगे। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि वित्त आयोग का गठन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उस जो टैक्स वसूला गया है ये पूरा बंटवारा करने किसके बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच। आप लोग लिखिएगा वित्त आयोग, सर वित्त आयोग की टॉपिक लिखवा रहे हैं ना अभी, क्योंकि मैं एग्जिट हो। हाँ वित्त आयोग ही लिखवा रहे हैं, लिखिएगा वित्त आयोग, लिखेंगे आर्टिकल, लिखेगा संविधान के अनुच्छेद 280, संविधान के अनुच्छेद 280 280 आर्टिकल 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years, गठन किया जाएगा जिसका कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच एडवाइजिंग अ फार्मूला टू डिस्ट्रीब्यूट, अंग्रेजी वाले लोग लिख लेंगे, बोल रहे हैं, एडवाइजिंग अ फार्मूला टू डिस्ट्रीब्यूट केंद्र एवं राज्य के बीच कर के बंटवारे की सलाह देना, जिसका कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच कर के बंटवारे की सलाह देना या सिफारिश करना होता है। एडवाइजिंग अ फार्मूला टू डिस्ट्रीब्यूट द यूनियन टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट is the most important task of a finance commission. टास्क ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15th
15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो क्या हैं, कौन हैं, इसका पता लगा के कल हमको बताइएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका था। इसके पहले जो इसके आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, जो कि वो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी थे। ठीक है, अभी कोई बना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जब आप ढूंढेंगे तो उसमें कुछ और चीजें पाएंगे कि उसके सदस्य कौन हैं, तो थोड़ा सा वर्क आप लोग करेंगे। तो हमने इसमें देख लिया कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं। आज अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने पेपर वाले मैटर पे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है जी सर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल पूछ लेता है तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जैसे वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? 280। 280। ठीक है, हाँ, लेकिन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन जैसे सर, जैसे हाँ जी बोलिए। नंद किशोर जी हैं इसमें अध्यक्ष। हाँ, नंद किशोर जी हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग ध्यान रखिए, जब आप लोग खुद डिस्कशन करेंगे तो चीजें याद भी होंगी। ठीक है, ढूंढना शुरू करेंगे तो कुछ चीजें भाई हो सकता है कि जरूरी कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिले। अब ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल हम बता दे रहे हैं। उसका आर्टिकल है 280(3) क 280। जैसे अगर आपसे पूछ लिया वित्त आयोग के कार्य, पहले सुन लीजिए, वित्त आयोग के कार्य पूछ लिया और वित्त आयोग का गठन, तो दोनों के आर्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। वित्त आयोग का गठन किया जाएगा आर्टिकल 280 से। ठीक है, और जो फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन है, यानी कि वित्त आयोग का कार्य जो है वो आ जाएगा 280(3) क 3A लिख सकते हैं अंग्रेजी वाले लोग। ठीक है, तो कार्य क्या है? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये हम लोग टैक्स वाला पोर्शन देख लिए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा 10-15-20 मिनट बचा हुआ है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा पेपर से रिलेटेड चीजें और कुछ व्यवहारिक चीजें हैं। आप लोग एक हेडिंग डालिए, अलग से ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये अप्लाइड चीजें हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, एग्रीकल्चर more to less water, माइक्रो इरिगेशन, अल नीनो, आगे लिखते जाएगा, अल नीनो, ला नीनो एंड ड्रॉप टाइप। ला नीना होगा सर। हाँ, ला नीना, अल नीनो ये तूफान है, चक्रवात है, मालूम ना? नहीं, वो ला नीनो नहीं होगा सर, ला नीना होगा। ला नीना है सर। जी सर। यस सर, ला नीना। हाँ, तो अल नीन, अरे उसको व्यवहारिक लैंग्वेज अल नीनो ला नीनो बोलते हैं। ठीक है, नीना लिख लीजिए, ला नीना। और उसके बाद ड्रॉप टाइप्स, DROUGST टाइप, सूखा। हिंदी वाले लोग लिख लिए हैं कि बोलना पड़ेगा हिंदी में? रिपीट हो गया सर। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है, अब थोड़ा सा व्यवहारिक चीजें पे आएंगे कि पहली चीज तो देखिए कि भारत की जो, हाँ बोलिए, लास्ट वाला क्या बोला था सर? ड्रॉप टाइप, सूखा है, DROUGHT, सूखा। ठीक, तो एग्रीकल्चर से हमने देखा कि भारत की जो इकोनॉमी है, सर्वप्रथम हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चैप्टर तो पढ़ाते चलेंगे, लेकिन बीच बीच में जो यूपीएससी वाले लोग हैं देने वाले, वो ध्यान रखें। अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो पहली चीज तो देखिए कि कह रहा है कि मोर टू लेस वाटर, हम किधर जाना, हमारा जो प्रैक्टिकली चीजें देखिए कि अब आप देखेंगे अगर कि भारत में जो लैंड है, तो क्या अनाज के उत्पादन और कृषि के उत्पादन के लिए लैंड की कमी है हमारे यहाँ?
नहीं नहीं नो है। सर। नहीं सर, फ्रेगमेंटेड है बट ठीक है, सेगमेंटेड है, वो बात अलग की है। अब ये बताइए कि आपको लगता है कि जितना हम लोग संसाधन यूज करते हैं क्या उतना आउटपुट होता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता। आपको मालूम है कि अगर कुछ लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं या गांव थोड़ा बहुत ऐसा तो है ना कि क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भारत गांव में ही बसता है, तो हम ये मैं ही मान के चल रहे हैं कि सारे लोग, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में डायरेक्ट अराइज हो गए हैं। तो अब स्थिति क्या आती है कि हम देखते हैं क्या कि हमको लगता है कि एक खेत सींचने में हमको नहरों की बात करते हैं। अब अगर देखा जाए कि नहर का पानी क्या है कि जब छोड़ा जाता है या नहर रहती है या ट्यूबवेल का पानी है या वैसा पानी है, आपको लगता है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पानी का कर पाते हैं? नहीं सर। नहीं सर, नहीं करते। ठीक। नहीं कर आप पाते। एक चीज देखिए, हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमारी आदत है, क्योंकि हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में थी। जैसे हम एक बाल्टी पानी में नहा नहीं सकते हैं? नहा सकते हैं, लेकिन हमारे पास है तो हम 8 बाल्टी नहाएंगे। ठीक है, तो अब स्थिति क्या है, क्या सही हो रहा है? क्योंकि जो नेचुरल नहीं सर, गलत है। क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड हैं तो इसका मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आप है नहीं, और जब तक प्रत्येक व्यक्ति हाथ नहीं बटाएगा तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो आज हम लोग इस मुद्दे पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो हम एग्रीकल्चर है उसको सुधारने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे, क्या क्या पॉलिसी अपनाई गई है। इसी में हम लोग राष्ट्रीय यूरिया नीति भी पढ़ेंगे कि जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है या जो यूरिया सरकार के द्वारा बनाई जाती है, वो यूरिया देखा जाता है तो 100% चलती है केंद्र सरकार से, लेकिन वो 42% ही जमीनी स्तर पर क्या है पहुंचती है। तो जो 42% पहुंचती है, 42% बाकी परसेंट कहाँ जाता है और उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, आगे की राह क्या है, क्या उसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए जा सकते हैं? समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है सारे। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद हम चीजें बताते चलेंगे, बाकी सारी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले लोग लिखेंगे, हम बोलेंगे, इसको टेंशन ना लीजिएगा क्योंकि इसमें गड़बड़ आ जाएंगे आप। चलिए लिखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी। स्थान है। कृषि क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का लगभग, कृषि क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 48.9% 48.9% लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है, रोजगार सृजन करता है। अप्रोक्सीमेटली 48.9% कृषि क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या की लगभग 48.9% लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है, रोजगार सृजन करता है। हो गया? जी सर, हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 48.9% ऑफ द countries total population in agriculture, total population in agriculture creates job for people। ठीक है, हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। That's why it is called the milestone of Indian economy। इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है।
ठीक, तो इसका मतलब कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में लगभग कितने परसेंट, अब अगर देखा जाए तो क्यों करता है, क्योंकि सेक्टर का डिवाइडेशन हमने क्या कहा, लोगों के जुड़ाव और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर होता है। ठीक है, कि सेक्टर का डिवाइडेशन हुआ तो लगभग अगर देखा जाए हम लोग अप्रोक्सीमेटली कि 48 से 49% लोग केवल कहाँ काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट है नहीं ज्यादा, तो अब ये बताइए कि हमारे पास जीने का सहारा क्या है, कम से कम जिंदा तो है। ठीक है, अब वहां पर क्या है कि वहां पर धान काटने वाले, धान बोने वाले या खेत में काम करने वाले लोगों के लिए कृषि क्षेत्र ही तो रोजगार का सृजन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ हो 200-400 रुपए आता है, लेकिन वो भी रोजगार ही है, कम से कम क्या है, समथिंग इज बेटर देन। ठीक है, मतलब अब स्थिति क्या आती है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। तो अब स्थिति क्या आती है कि थोड़ा बहुत जो जनरेट करता है वो सबसे ज्यादा स्थिति में जनरेट करता है एग्रीकल्चर। अब देखिए क्या है कि पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या हुआ था, यानी कि ध्यान रखिएगा हम 2016 से लेंगे। ठीक है, 2016, 2015, 16 से लेके आगे तक हम लोग 2020 तक आएंगे। तो आप लोग इसमें लिखिएगा कि देखिए पिछले वर्ष के संरक्षण में क्या कहा गया था, पहले सुन लीजिए तब लिखिए, कि बड़े जोर शोर से कहा गया था कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर टू लेस। ठीक है, यानी कि अब स्थिति क्या आती है कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर टू लेस। तो मोर टू लेस का मतलब क्या कि अधिक से कम की ओर, लेकिन संसाधनों के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं। मोर टू लेस, मोर टू लेस का मतलब क्या है कि हम पानी का जो उपयोग करेंगे कैसे करेंगे, हम ट्यूबवेल से नहीं चलाएंगे। अब ये एक बात बताइए कि हमको खेत में पानी की जरूरत कहाँ होती है, विवेकपूर्ण दोहन की बात आ रही है, फिर जड़ों के पास, पौधे की जड़ों के पास। अब ये बताइए आपको नहीं लगता कि हम गेहूं बोते हैं अगर, तो पूरे खेत में घुसने लायक नहीं होगा, इतना पानी चला देते हैं, चलता है। हाँ सर, यानी पूरा पानी कीचड़ हो जाता है। अब अगर क्या उतने पानी की जरूरत थी गेहूं को, नहीं थी, नहीं थी। अब देखिए अगर हम टमाटर या किसी सब्जी या किसी चीज की हम का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम वहां क्या बनाते हैं, हम अगर अच्छा यूटिलाइजेशन यानी विवेकपूर्ण पानी का दोहन करना चाह रहे हैं तो हम एक क्यारी बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, जैसे आलू में बनता है, एक क्यारी बनाते हैं और हम उस बीच में क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। अब पानी डाल देते हैं तो स्थिति आई कि हाँ वो पहुंच गया जड़ों तक, लेकिन अगर पूरे खेत को भर दिया जाए तो आपको नहीं लगता है कि 10 गुना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज ये आती है कि अब अगर मान लीजिए कि एक बार हम पानी चलाए, उसके बाद वो सूखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। अब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, आप देखिए हम लोगों की आदत क्या है, हम लोग जब मशीन चलाते हैं तो फुहारा जब पेस्टिसाइड होता है तो पेस्टिसाइड को जरूरत के हाँ कहाँ जाने की है, वो भी जड़ों में जाने की जरूरत है, लेकिन हम उसी टमाटर को भिगोते हैं, टमाटर जो बड़ा वाला लटका रहेगा उसी को भिगोते हैं कि इस पे भी कीड़ा बैठा होगा, बह जाएगा। अरे यार ये नहीं समझते हैं, पहली चीज तो देखिए क्या हो रहा है, पहली चीज तो पानी को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि पेस्टिसाइड का गलत उपयोग कर रहे हैं। वो पेस्टिसाइड जाएगा टमाटर में, जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो टमाटर आदमी ही तो खाएगा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसका असर आदमी में दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बार पेस्टिसाइड छिड़का रहे हैं, एक बार खाद छिड़का रहे हैं, तो अब ऐसा क्या दिमाग लगाया जाए कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर टू लेस, हम प्रोड्यूस करेंगे अधिक से कम की ओर, यानी कि हम जो संसाधन है उसका प्रयोग कम करेंगे और प्रोडक्शन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पर स्थिति आती है कि अर्थात कि बजट 2016-17 में कहा गया था एग्रीकल्चर प्रोविजन में कि जो व्यक्ति अपनी काली कमाई को सरकार के सामने प्रकट करेगा, जो व्यक्ति अपनी काली कमाई को सरकार के सामने प्रकट करेगा, उसमें से सभी कर एवं दंड भार मिलकर 45% जो है
वो सरकार कर ले लेगी, मतलब ये 45% उससे 100% में ले लेगी, जिसमें लगभग 7.5 पैसा कृषि कल्याण अधिभार के रूप में कृषि के लिए विकास में जाएगा, और जो 0.5% रुपया है वो जाएगा उपकर के माध्यम में, वो भी कृषि में ही जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा। तो यहां मुद्दा ये उठता है कि भारत की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पे हम थोड़ा सा मुद्दा देखेंगे। अब ये बताइए कि जब हमने इजराइल से स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी मांगी, स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी आजकल देख रहे हैं ना कि एक टोटी लग जा रही है और उस पे इस तरह से क्या है, वो नट बोल्ट लगा दे रहे हैं, पानी का फुहारा चारों तरफ क्या है, खेत में चारों तरफ लगा दिया गया। अब ये बताइए कि 1 घंटे में वो पर्याप्त पानी पौधों को दे देगा कि नहीं दे देगा? जी सर, दे देगा। तो ये बताइए कि जैसे आप कभी किसी पार्क में जाते होंगे तो देखते होंगे आजकल वही लगा हुआ है, उसी से सिंचाई होती है। लेकिन अगर पार्क की घासों को भरना है तो पहले तो मोटा वाला पाइप लगा के पानी गिरा देते थे, तो पूरी जमीन गीली होती थी, पौधों को भी पानी मिल जाता था। क्या ये बताइए, क्या हम स्प्रिंकल का उपयोग करके, वाटर स्प्रिंकल का उपयोग करके क्या पानी की बचत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है। क्या हम अब देखिए, अगर हम पूरे खेत को नहीं सींचना चाह रहे हैं कि कुछ मान लीजिए गेहूं है, और दूसरी चीज ये आती है कि एक कास्ट ये बच गई कि हाँ पानी को हम बचा लिए, यूटिलाइजेशन तो करना है। दूसरी चीज ये बताइए कि अगर हम पेस्टिसाइड और खाद को पानी में ही मिला दें तो हमारी जो लेबर कास्ट है वो बच जाएगी। जी सर, जी सर बच जाएगी। ठीक है। और अगर पानी में हम पेस्टिसाइड और खाद को मिला देते हैं तो हमको लगता है कि वो टमाटर में भी नहीं जाएगा, जड़ों तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ स्थिति क्या आती है, नुकसान भी कम होगा, पानी की भी बचत होगी और लेबर कास्ट भी कम हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, फैक्टर कास्ट कम करनी है, क्योंकि हमारी फैक्टर कास्ट ही तो ज्यादा है और उत्पादन की मात्रा क्या है, कम है। तो हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि हमारा फैक्टर कास्ट कम हो जाए, भले उत्पादन उतना हो लेकिन फैक्टर कास्ट तो कम हो, तभी तो प्रॉफिट गेन हो पाएगा। किसानों की आय दुगना कैसे कर देंगे जबरदस्ती? अब ये बताइए कि किसान स्प्रिंकल चला नहीं रहा है, अगर मान लीजिए स्प्रिंकल वाला सरकार सब्सिडी पे प्रोवाइड भी कर रही है, तो उसका अगर वो खराब हो जाए तो क्या है, उसके बनने के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। तो उसकी सारी चीजों की, अगर कोई सामान बेच रहे हो तो पहले उसकी सर्विस, अब पता चले कि टेस्ला आ गई, इलेक्ट्रिक कार बन गई और चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं, तो पता चले कि कहाँ करवाएं। तो यही पहले क्या है, पहले सर्विस जरूरी है ना। तो सरकार को किसानों की आय दुगना करना तो बोल दी, अब वहीं तक हो गया कि बेचारे किसानों की आय क्या, देखिए अभी स्थिति क्या है कि किसान अभी भी ऐसा नहीं है कि किसानों की आय दुगनी हो गई, किसानों के जो संसाधन है वो ज्यादा यूज हो रहे हैं। किसान यूरिया तक ना पा रहा है, कैसे आय दुगनी करोगे? जब मिट्टी में फर्टिलाइजेशन की क्षमता बढ़ेगी नहीं तो उसका गेहूं जो पैदा हो रहा था वो भी नहीं पैदा हो रहा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे दुगना होगा। जब गेहूं दुगना पैदा हो तब तो मान लो कि 1 आध गुना बढ़ेगी आय, लेकिन खाद जो 100% चलती है सेंट्रल से वो पहुंची नहीं रही है, 42% जा रही है, क्योंकि खाद जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन होता है और ये होता है, तमाम चीजें होती हैं जो क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, सिगरेट के फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो अब ये सब क्या है, लेकिन ये यूरिया क्या है, तो जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको 1000 रुपया बोरा मिलेगी, लेकिन जो किसान है उनको 450 रुपये में मिल रही है। तो इंडस्ट्री वाले जुगाड़ लगा के 450 वाली सब्सिडी वाली गायब करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो मिलेगी कितने में, 1000 में। तो सब्सिडी वाली तो गई ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसको रोकना है। 450 रुपया 500 रुपया यहाँ सब्सिडी पे मिलती है, बांग्लादेश में वही खाद 850 रुपया में मिलती है, क्योंकि भारत सरकार ज्यादा सब्सिडी देती है। उसका दाम मार्केट में 1000 है, बांग्लादेश में वो 850 में मिल रही है, लेकिन भारत में तो वो 400 रुपये में मिल रही। तो ये बताइए क्रॉस बॉर्डर स्मगलरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब ये बताइए, यहां से अगर आप 450 में सब्सिडी वाला जुगाड़ लगा के खरीद ली 2 ट्रक और उसके बाद बांग्लादेश पहुंचा दी, बॉर्डर क्रॉस हो जाता है,
तो अब वहां ले जाके वहां की सरकार जो है वो सब्सिडी पे वहां के किसानों को 850 रुपए में खाद देती है और हम खरीदे यहाँ पर 450 रुपए में। अब अगर हम ले जाके वहां 650 रुपए में बेच दें तब भी तो हाथों हाथ बिक जाएगी। तो अब ये खाद काहे भारत के लोगों को काहे नहीं मिल पा रही है? तो सरकार को इस पे रोक लगाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा ना। जी सर। तो सरकार ने उसका इंतजाम किया। बस थोड़ा सा हम आपको केवल आज हिंट देने का प्रयास करेंगे। सरकार का उस सरकार ने क्या किया कि सरकार ने कहा कि ऐसा है कि अब जो भी यूरिया बनाएगा उसमें नीम का प्रयोग होगा, यानी नीम कोटेड होगी। अब नीम कोटेड हो जाएगी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएगी, अगर मोबिल में यूज होगा तो मोबिल फट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि चोरी तो बंद नहीं होगी, चोरी बंद नहीं होगी, कुछ उपाय करो कि वो चोर खुदन चोरी करे। तो सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि अब जितना भी यूरिया बनेगी वो नीम कोटेड होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थिति ये आई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना बंद हो गया। अब सिगरेट का फ्लेवर इनहेंस करोगे तो उसमें नीम है, कितना इनहेंस करोगे नीम आ जाएगी तो फिर स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि सिगरेट में यूज होना बंद हो गया। तो दो चीजें बंद हुई तो 2018 व 19 में ये हुआ कि 42% की जगह 66 से 70% यूरिया मार्केट में आ गई किसानों के पास सब्सिडी वाली। लेकिन अभी 30% है, वो कहाँ है? हमने आपको बताया है, वो जा रही है कहाँ? बांग्लादेश, बाहर। उसको रोकने का प्रावधान कैसे बनाया जाए? ठीक है, तो इन सारी चीजों पर जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी इसको हम लोग इसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो शुरुआत से ही लेके चलेंगे। और क्या क्या चीजें इसमें जो RIDF है उसके लिए क्या योजना बनाई गई है, स्वाभिमान योजना 10 फरवरी 2011 को जो लागू की गई थी, ये यानी कि सारी चीजें कृषि से संबंधित होंगी। और क्या क्या चीजें, और बायो फर्टिलाइजर और मिट्टी की उर्वरकता के लिए सरकार कौन कौन सी प्लानिंग कर रही है, क्या क्या योजनाएं हैं, सारी चीजों का सलूशन जो है वो हम लोग मंडे को नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। अब ये बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अगर हम यूरिया का आयात कम करें, यानी सबसे ज्यादा आयात हो रहा है यूरिया का, मतलब कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम यूरिया को, और यूरिया को इंपोर्ट कर रही है कौन? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि कंजप्शन वाली बात है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट वो खरीदती होगी 1000 रुपया में, और भारत के किसानों को वो बेच रही कितने में? 500 रुपया में। ठीक, किसानों की जो संख्या है वो कितनी है? 48 से 49%। और यूरिया आ रही है मार्केट में कितनी? 70%। इस समय कोई यूरिया के लिए नहीं चिल्ला रहा, क्योंकि यूरिया सबको मिल रही है, क्योंकि 50 से 60% किसान हैं जो हमने बोला कि उस रोजगार क्षेत्र में लगभग 49%। लेकिन जो 100% यूरिया आ रही है, हम भी एक जागरूक जनता होने के कारण, क्योंकि जब आप कभी मेंस लिखेंगे, भगवान करे लिखें, कि जब हमारे देश को यूरिया की जरूरत 49 से 50% है, 10% एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 60% है, और मंगाई जा रही है कितनी? 100%। ठीक है, तो बाकी जो हमारा खर्चा हुआ सिर्फ 70, मान लीजिए 60%, तो जो 40% यूरिया मंगाई जा रही है उसको बंद कर दिया जा सकता है कि नहीं बंद कर दिया जा सकता है? क्योंकि हमारे पास तो 60% की नीड है, हमारे पास 70% आ रही है। तो अब ये बताइए कि 100% हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 60 लगभग 50% किसान हैं, और इस समय लगभग 62 से 65% मार्केट में यूरिया अवेलेबल है। अब यूरिया किसी को नहीं घट रही है किसानों को, लेकिन आपको नहीं लगता है कि 100% अब सरकार के द्वारा जो मंगाया जा रहा है उसमें से अगर कमी कर दी जाए तो जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलरिंग वाला पोर्शन है वो उस पर थोड़ा सा रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि अभी तो समझ लीजिए कि 30% हम दूसरे के लिए ही मंगा रहे हैं। वो तो 30% की क्या हो रही है? 30% तो बाहर चली जा रही है। तो इसका उपाय क्या है, जरा आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि सरकार इंपोर्ट तो रोक नहीं रही है, ठीक है,
हमारी नीड 50% की है, हमारे पास मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है? 60% की है। अब ध्यान रखिए डेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कैसे लिखना है, क्या चीजें। हमारे नीड कितनी है? 50% की, ठीक जी। और हमारे पास मार्केट में कितना अवेलेबल है इस समय? 60 से 65%। और सरकार इंपोर्ट कितना कर रही है? 100%। तो आपको ये बताइए, क्या सरकार को यूरिया इंपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार को क्रॉस बॉर्डर स्मगलरिंग पर रोक लगानी चाहिए? क्या सरकार को 100% यूरिया मार्केट में रिकमेंड कर देना चाहिए? आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा 25-50 शब्दों में सोचिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर सर इसे नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक में भी तो रखा जा सकता है ना, जैसे 40% जो एक्स्ट्रा होता है तो गवर्नमेंट उसे नेक्स्ट ईयर के लिए भी तो स्टॉक रखा जा सकता है ना। तो रखा जा सकता है, तो वही चीजें तो हम पूछ रहे हैं। हमसे काहे पूछ रहे हैं कि रखा जा सकता है? हम सजेशन आपसे बोले हैं कि आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है, क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 30% एक्स्ट्रा आ रही है, तो अगर उस 30% को हम रोक दें तो वो जो 30% रुपया हमारा बाहर जा रहा है, उस 30% से हम और कुछ किसानों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। उनके लिए हम टोटी लगवा देंगे। जितना जरूरत है उतना मंगाए, तो बस आधार बेस सेलिंग हो जाए सर। हाँ, बायोमेट्रिक बेस, जैसे राशन शॉप में नहीं होता, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, वैसे ही इसमें भी कर दें। तो हाँ, तो बस वही चीजें हैं, आपको उपाय देखना है। क्योंकि जब आप लोग मेंस लिखते हैं तो अपना अपना आइडिया लिखते हैं, वही सरकार इम्प्लीमेंट करती है कि आज के बाद बीच में पैसा कोई नहीं खाएगा। एक जन ने लिखा था मेंस में कि क्या कि भारत सरकार जो 1 बाल्टी पानी ऊपर से चलाती है और जनता तक पहुंचता है बूंद में, तो इसके लिए क्या प्रावधान अच्छा है? आप इससे क्या समझते हैं? कुछ अपने विचार प्रकट करिए। तो उसने लिखा था कि बहुत सारे लोगों का खाता होना चाहिए बैंक में, और सरकार जो लाभ का अंतरण कर रही है सीधे व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक करके उसे उसके अकाउंट में डाल देना चाहिए। क्योंकि बीच की समस्या हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन चोर है किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है और खाने वाला खाएगा। इसलिए सीधा कम्युनिकेशन जनता और सरकार के बीच हो जाए, जिसमें बीच में कोई मीडिएटर ना आए। तब से शुरू हो गया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आप ही लोगों का आइडिया लेके सरकार क्या करती है? प्लान बनाती है। अब ये बताइएगा कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर रुक जाएगी तो ये भी तो ध्यान रखिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम इंपोर्ट को रोक दें तो हो सकता है कि यूरिया के दाम में तो वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अब लोगों को लग जाएगा कि सरकार 70% मंगा रही है, और 70% मंगा रही है तो इसका मतलब कि 60% तो 50%, 60% तो डिमांड ही चल जा रही है। और हम अगर स्टोर कर दें तो, और सरकार के द्वारा जो किसान बिल पास किया गया है उसमें यह कानूनन अधिकार दे दिया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी चीज को स्टोर कर सकता है, युद्ध और वित्तीय स्थिति को छोड़कर। कि यानी कि उसके ऊपर पुलिस, जैसे अभी होता ना कि जब स्टॉक लगाते हैं तो लोग छापा मारने जाते हैं, लेकिन किसान बिल में यही प्रावधान किया गया है कि किसी भी चीज का स्टोरेज आप कर सकते हैं, ये लीगली है, चाहे प्राइवेट व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट व्यक्ति इस समय दाम बढ़ाने का प्रयास कर देगा? जी बिल्कुल। उसका भी अगर कहीं ना कहीं से कोई गवर्नमेंट से लिमिट कर देती है तो वो खराब भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो बस वही चीजें हैं कि आपको उसका सलूशन, बेस्ट सलूशन कौन देता है? 50 शब्दों में आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा दिमाग को फ्लेक्सिबल करेंगे तो चलेगा ज्यादा, क्योंकि इसको जितना घिसेंगे उतना चमकेगा। तो आइडिया तो हमेशा निकलते रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या सरकार को यूरिया का इंपोर्ट कम कर देना चाहिए, या सरकार को उसके लिए कुछ और इंतजाम करना चाहिए, या सरकार को कोई और पॉलिसी बनानी चाहिए। जिसका आइडिया सबसे बेस्ट होगा उसको क्या है, अब सामने तो है नहीं, चॉकलेट भी नहीं खिला सकते हैं आप लोगों को लेकिन ढेर सारे विशेष भेज दिए जाएंगे, और कभी मुलाकात होगी तो चॉकलेट उधार रहेगा, जिसका उधार रहेगा वो बता देगा हम भाई ले लेंगे। ठीक है,
तो आइडियाज अपने अपने थोड़ा सा मंडे को आप लोग पेश करेंगे कि क्या हो सकता है। आप अपने क्या करिए, आप अपने 2-4 पन्ना लिखिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आप कंसाइज करके जो कुछ बोलने लायक है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखे हैं एवरीवन? कुछ अलग लिख गया सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सर एक क्वेश्चन हुआ था सर। बोलिए जी। वित्त आयोग का कार्य वाला जो अनुच्छेद है फिर से बता दीजिएगा। वित्त आयोग का कार्य वाला अनुच्छेद 280 का 3A। 280 3A ब्रैकेट में 3A। अच्छा, ब्रैकेट में 3A लिखना है उसको। हाँ, जैसे होता नहीं हेडिंग है उसके अंदर एक सब हेडिंग बना क्वेश्चन एक बार दीजिए। इंग्लिश में बता दो। सब हेडिंग ठीक है, क्वेश्चन को क्या करें इंग्लिश में बता दें। अरे कुछ करना नहीं है, सरकार को इंपोर्ट यूरिया का इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिमांड के हिसाब से हमने देखिए कोई एथेंटिक क्वेश्चन नहीं है, बस आपके लॉजिक निकालने के क्वेश्चन। सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर मान लीजिए कि विकास की प्रक्रिया क्या है कि अगर एक आपके पास कार आ गई तो मान दिया गया कि आपका विकास हो गया, लेकिन आप ऐसे कार स्टार्ट कर रहे हैं कि जो पीछे वाला बैठा है उसके मुंह पे पूरा धुआं धुआं हो गया, ये विकास है? नहीं ना। तो अब इसका मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। अंग्रेजी वाले लोग ध्यान रखें कि यूरिया का इंपोर्ट 100% हो रहा है। डिमांड जो मार्केट में किसानों की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 60% है, लेकिन यूरिया का जो इंपोर्ट है वो 100% हो रहा है। तो सरकार को क्या यूरिया के इंपोर्ट पर रोक लगा देना चाहिए? क्या उसके लिए और कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? ठीक है, यूरिया पे अगर रोक लगा देगी तो उसके परिणाम क्या होंगे? अगर नहीं लगा रही है तो उसको किस तरह से क्या है सही किया जाए? आप इस पे क्या समझते हैं, क्या लिखना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने तरफ से? क्लियर? जी सर। ठीक है, वर्ड तो लिमिट 100 रहेगा सर। अब आप जितना भी लिख सकते हैं, हमको केवल कुछ पॉइंट्स आपसे सुनने हैं। ठीक है सर। आप अपने आइडियाज निकालेंगे, उसमें सोल्यूशन क्या है, आपको सिर्फ सोल्यूशन देने के लिए दिया जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना उसमें। ठीक है, टाइम हो गया सर। हाँ ठीक है, चलिए सब लोगों को गुड नाइट, और मुलाकात होती है मंडे को फिर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। धन्यवाद।